हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। और अभी तक जितने भी हमने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने इस पूरे सब्जेक्ट को बढ़िया से समझा है। अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई दिक्कत समस्या है तो आप अपने डाउट्स को हमारे तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन डाउट्स को हम बढ़िया से सॉल्व करवा पाएं। क्लियर है चीज़ें? तो चले आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। जी देखो, हमारा जो अभी टॉपिक रनिंग में है वो है आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5। इंपॉर्टेंट एक एक चीज को ना ऐसे दिमाग में बिठा के चल रहे हैं, है ना। तो बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या लिखा गया था भैया? भाग नंबर 5 की बात करूं तो ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच में चलता है? ये 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में चलता है। देखी थी ना सारी कहानी। उसके बाद भाग नंबर 5 में हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा था यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसको आप बोलते हैं संघ की कार्यपालिका, जिसमें अनुच्छेद नंबर 52 से 78 तक की बात होती है। टॉपिक क्लियर है? उसके बाद नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करेंगे लेजिस्लेचर, यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर या फिर संघ की विधायिका, जिसमें 79 अनुच्छेद से 123 अनुच्छेद के बीच में बात होगी। टॉपिक क्लियर? उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, जिसमें आप उच्च न्यायालय की बात करोगे या उच्चतम न्यायालयों की बात करोगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे। ये अनुच्छेद नंबर 124 से कितना तक चलेगा? ये 147 तक आपके पास देखने को मिलेगा, 147। क्लियर है चीजें? उसके बाद एक अंतिम टॉपिक भाग नंबर 5 के तहत आपके पास कौन सा बच जाता है? वो आता है, नाम था कैग या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के महालेखा निरीक्षक, सॉरी क्या बोल सकते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की बात करी जाती है। अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक आपके पास देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा का पूरा भाग नंबर 5। और हमने इस तरह से इसके ऊपर पकड़ बनाना स्टार्ट कर दी है कि यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, वो हम पक्का अटेम्प्ट करके आएंगे। क्लियर है चीजें? जी तो हम यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव पे थे। इसमें हम संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को हमने बढ़िया से पढ़ लिया। उसके बाद संघ की कार्यपालिका हमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमें आज जो पढ़ना है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्लियर है, के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक अंतिम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी तक हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बढ़िया से पढ़ पाए हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। टॉपिक क्लियर हो रहा है? तो चलें आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। पहले हमारा काम क्या बनता है कि जो रनिंग टॉपिक्स था उसको थोड़ा सा समझ लिया कि भैया हम कहाँ से चले और कहाँ पे पहुँच चुके हैं और आज क्या पढ़ना है वो हम देख चुके हैं। चलो जी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रधानमंत्री। टॉपिक लिख लेना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक्स, है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। क्लियर है? मंत्री परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो जी देखो, सबसे पहले तो हमें समझ बनाना रहता है, टॉपिक्स में समझ बनाना रहता है। प्रधानमंत्री के बारे में हर कोई जानता है, जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्लियर है? पर मैं मंत्री परिषद की बात करूं तो मंत्री परिषद को थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। क्लियर है? सबसे पहले हमारा काम क्या बनेगा? मंत्री परिषद को समझना है। उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है चीजें? मंत्री परिषद के बारे में चलो देखो, हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? मिनिस्टर। अगर मैं शॉर्ट में इसको लिखूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, या मिनिस्टर काउंसिल COM, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको शॉर्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? हाँ चलो जी देखो, अगर मैं मंत्री परिषद की बात करूं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूं, इनके अंडर 3 तरह के मंत्री रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप्स के या 3 तरह के मंत्री पाए जाते हैं। देखना कौन कौन से। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है ना, मिनिस्टर। नंबर 2 स्टेट मिनिस्टर,
या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, MOS लिख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, क्लियर है ना, स्टेट मिनिस्टर। और नंबर 3 की बात करूं, डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपमंत्री, उपमंत्री। सही है चीजें। हाँ अब जी देखो, ये जो हमारा MOS है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जो बात करी जाती है, बोला जाता है इनमें 2 तरह के आगे और मंत्री मिलते हैं, मतलब स्टेट ऑफ मिनिस्टर 2 तरह के होते हैं। इसमें जो आपके पास होते हैं, एक इंडिपेंडेंटली चार्ज वाले मिनिस्टर, लिख लेना, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, चार्ज मिनिस्टर, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, क्लियर है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। और यहां पे नंबर 2 पे जो आपके पास स्टेट ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स चलते हैं, वो आपके पास रहते हैं, इनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स, क्लियर है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ मंत्री, क्लियर है। अब मेरी बातें ढंग से सुनना। देखो हमने क्या चीज क्लियर करनी है कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, ये क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे बोला जाता है। तो आपने अपने दिमाग में क्या चीज बिठानी है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मिनिस्टर्स रहते हैं। पहले को हम बोलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे को बोलेंगे स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री, तीसरे को बोलेंगे डिप्टी मिनिस्टर या फिर उपमंत्री, क्लियर है चीजें। उसके बाद हमने क्या यहां पे देखा, जो स्टेट मिनिस्टर, जो सेकंड दूसरे तरह के जो आपके पास मंत्री रहते थे, उनमें अगर हम देखें तो 2 तरह के और मंत्री रहते हैं। मतलब स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स को अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह के मिनिस्टर्स अलग रहते हैं। एक को बोल जाता है ऐसे मंत्री जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, और एक ऐसे मंत्री जिनको हम अधीनस्थ मंत्री कहलाते हैं, वो भी आपके पास किसके अंडर आते हैं, स्टेट मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो देखो जी, देखो हमें हमेशा कंफ्यूजन कहां पे होती है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिमंडल, क्लियर है, और एक होता है मंत्री परिषद। इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, वही कंफ्यूजन आज आपकी खत्म हो जाएगी, है ना, मंत्री परिषद। तो देखो जी, बोला क्या जाता है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद इन सबको मिला के बनती है। ये जो है ना, ये जो आपके पास है, इन सबको मिला के मंत्री परिषद बोला जाता है। अगर मैं मंत्रिमंडल की बात करूं, मंत्रिमंडल में केवल आपके पास जो मंत्री होंगे उनको हम कैबिनेट के मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही हम मंत्रिमंडल में काउंट करते हैं। क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही हम मंत्रिमंडल में काउंट करते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है ना। अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिमंडल क्या है, ये आपके पास मंत्रिमंडल है। क्या है, मंत्रिमंडल ये है। सही है चीजें। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का क्या काम होगा। तो याद रखना, मंत्री परिषद का काम है राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्री परिषद का काम है राष्ट्रपति की सहायता करना, क्लियर है चीजें। और मंत्री परिषद का हेड रहता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष रहता है प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे सारी चीजें, क्लियर है चीजें। मतलब इस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला जाता है कि आपके पास मंत्री रहेंगे, और उन मंत्रियों को काम क्या रहेगा, राष्ट्रपति को सलाह देना। और राष्ट्रपति को जब सलाह दी जाती है तो देश में जो भी विधि कानून है वो बनाए जाते हैं, क्लियर है ये चीजें। हाँ, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। अब जी, मंत्रिमंडल आ चुके हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे ना। जो सेंटर में आपके पास मंत्रिमंडल होते हैं, ये मंत्री होते हैं। ये कैसे होते हैं, देखो ये सारे सेंटर मिनिस्टर ही हैं, कोई भी आपके पास ऐसा नहीं कि स्टेट मिनिस्टर है। बेसिकली इसे स्टेट मिनिस्टर का नाम दिया गया, पर भाई ये सेंटर में बैठे होते हैं, लोकसभा में बैठे होते हैं। ये राज्य मंत्री वो नहीं है कि एक लेजिस्लेचर के आपके पास या किसी पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर के आपके पास मेंबर्स होंगे। ये भाई सारे एमपी ही रहते हैं, क्लियर है मेरी बात। याद रखना, ये सारे एमपी हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, या फिर ये सारे के सारे क्या हैं, सांसद हैं,
क्या हैं? सांसद हैं। ये सही हो चुकी चीज़ें। हाँ, अब जी कैबिनेट मिनिस्टर को समझते हैं। बोला जाता है इन मिनिस्टर के पास अलग अलग इंडिविजुअली कोई चार्ज दे दिया जाता है या अलग कोई विभाग दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रक्षा विभाग हो गया, फॉर एग्जांपल विदेशी मामलों से संबंधी या विदेशी आपके पास फॉरेन अफेयर वाला आपके पास डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें रेल मंत्रालय आ गया, शिक्षा मंत्रालय आ गया, तो भैया इनके पास क्या रहता है? इंडिपेंडेंटली चार्ज रहता है। और बोला जाता है कि इन डिपार्टमेंट के ये खुद हेड होते हैं। जो मंत्री रक्षा मंत्री बनाया जाएगा वो उस पूरे मंत्रालय का, उस डिफेंस सिस्टम का ये हेड होगा। कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हम रक्षा मंत्रालय दे देंगे। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब सिंपल सी अगर आपको परिभाषा देखनी है तो वो क्या हुई कि इन सब के पास एक एक विभाग दे के रखा होगा और वो अपने विभाग के क्या होंगे? हेड होंगे। क्लियर है चीजें? अब आ जाओ स्टेट मिनिस्टर के ऊपर। स्टेट मिनिस्टर में दो तरह के होते हैं, एक आपके पास सबऑर्डिनेट है, एक आपके पास इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स होते हैं। देखो पहले हम सबऑर्डिनेट को देख लेते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स है ना, ये हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। किसके अंडर? कैबिनेट। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, उनके अंडर ही ये काम करेंगे। क्लियर है चीजें? सही है बात है। अब अगर मैं इंडिपेंडेंटली चार्ज मिनिस्टर्स की बात करूं तो इनका काम कैसा होता है भैया? इनके पास ना अलग से विभाग दे दिया जाता है। जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग से विभाग दिया जाता है, उसी तरह से इनको भी अलग से विभाग दे दिया जाएगा। प्लस बोला जाता है इनको उस विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। क्लियर है चीजें? अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भैया कैबिनेट मिनिस्टर में भी मैंने यही बात बोली और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में भी मैंने यही बात बोली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस केवल और केवल पद का है, पोस्ट का है। क्लियर है चीजें? इनको कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर विभाग दिया गया है, इनको स्टेट मिनिस्टर के अंडर विभाग दिया गया है। क्लियर है मेरी बात? सही है बात है या नहीं है? सही है। देखो कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं, ये काम किए जाते हैं जिस टाइम केवल और केवल मंत्रिमंडल की बैठक बैठती है। मंत्रिमंडल कौन? कैबिनेट की बैठक बैठती है, वहां पे इनको थोड़ी ना बुलाया जाएगा। क्लियर है चीजें? ये पद, ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट पे ही डिफरेंस है इन दोनों में। वैसे काम दोनों का एक ही है, पर पोस्ट की बात करें तो ये आपके पास जो है ये आपकी बड़ी पोस्ट देखने को मिलती है। अगर मैं स्टेट मिनिस्टर की बात करूं, उसके अंडर भी आपके पास अलग अलग मंत्रियों को विभाग दे दिए जाते हैं। ये चीज सही हो रही है। और इनकी बात करें, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ही रह के काम करते हैं। आगे आ गया उपमंत्री। ये जो उपमंत्री होते हैं ना, ये स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर है? ये असिस्ट करने के लिए है ना, इनको असिस्ट करने के लिए आपके पास इनको बनाया जाता है। क्या बोला गया? डेप्यूटी या उपमंत्री क्यों बनाए जाते हैं? स्टेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए और कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए डेप्यूटी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर भैया सीधा कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करता है या इनके अंडर काम करता है। क्लियर है चीजें? अब मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बढ़िया से समझ आ चुका होगा कि क्या मंत्रिपरिषद है। आपसे कभी पूछा जाए मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं। क्लियर है चीजें? अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, इसका केवल और केवल एक बार उल्लेख मिलता है या एक बार ही हमें ये देखने को मिलेगा। एक बार ही उल्लेख मिलता है। और प्लस यहां पे ये बोला गया है भैया कि ये जो मंत्रिमंडल वाला जो आपके पास टॉपिक है, ये शब्द है, इसको बाद में जोड़ा गया है। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब होता है जब 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया, तो उस टाइम इस संविधान को हम नाम देते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में मंत्रिमंडल जैसा जो शब्द था वो नहीं था। इसको कब बनाया गया? इसको बोला जाता है 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत अनुच्छेद नंबर 352 में
352 में मंत्रिमंडल जो आपके पास एक शब्द है उसको यहाँ पे रखा गया है। तो याद रखना हमारे पूरे संविधान में केवल 352 अनुच्छेद में ही हमें किसके बारे में जिक्र मिलता है, वो आपके पास है मंत्रिमंडल। और कौन सी अमेंडमेंट के तहत उसको जोड़ा गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 1978 में हुआ था ये। क्लियर है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 1978 में कौन प्रधानमंत्री थे, उस टाइम किसकी सरकार थी, उस टाइम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम, और उसके जो आपके पास प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। क्लियर है, देसाई, सही है। तो उनके टाइम में आपके पास ये घटना घटी थी। क्लियर है चीजें। अब हमारा काम क्या बनता है, मंत्रिमंडल को हमने समझ लिया, अब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर है चीजें। तो यहां पे कंटिन्यू करें जी। तो देखो एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि अब हमने वो ही आर्टिकल छेड़ने हैं जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। मतलब हम हर आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें आज के टाइम में आपके पास 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं, तो वो हमें पूरे के पूरे नहीं रटने होते हैं, बस हम उनके जो इम्पॉर्टेंट हैं वही अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हर कोई आर्टिकल देखा है। प्रधानमंत्री, सही ये चीज है। प्रधानमंत्री। हम काम करना स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद नंबर 74 से, आर्टिकल नंबर 74 से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यही पहला आर्टिकल है जो मंत्री परिषद को एक्सप्लेन करता है। क्लियर चीज है। तो यहां पे क्या था, अगर मैं अनुच्छेद नंबर 74 की बात करूं तो बोला जाता है राष्ट्रपति, लिखते चलना, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्री परिषद या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। क्लियर है। प्लस आपने क्या लिखना है, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद रहेगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता मंत्री परिषद करेगी। सहायता मंत्री परिषद करेगी। मतलब राष्ट्रपति का काम क्या है, इस देश को चलाना, है ना। तो उसकी सहायता कौन करेगा, यहां पे सीधा लिखा हुआ है, वो आपके पास कौन है, मंत्री परिषद। इसमें लिख लेना मंत्री परिषद के प्रधान या अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये भी लिख लेना, मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है ये चीजें। तो मतलब हमें यहां से क्या समझ आता है कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस मतलब सलाह देगा, वो कौन होगा, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का जो नेता होता है या जो हेड होता है या जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है और वो कौन से अनुच्छेद में दे के रखा है, अनुच्छेद नंबर 74। अब देखो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बन रहा होगा, हमने लास्ट टाइम आर्टिकल नंबर 53.2 की बात करी थी। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था राष्ट्रपति, इसको भी याद रखना ना साथ में, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका का प्रयोग, कार्यपालिका की कार्यवाही मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। क्लियर है चीजें। क्या बोला गया, राष्ट्रपति कार्यपालिका की कार्यवाही मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। क्लियर है। यहां पे भी आपके पास उसी तरह से सेंस बन रही थी जिस तरह से 74 में बन रही है। तो याद रखना, आप ऑप्शंस में अगर आपके पास 74 रहेगा तब सही है, अगर 74 नहीं मिला तो 53.2 आप टिक कर सकते हो, वो तो आपका सही माना जाएगा। क्लियर है चीजें, सही हो रही चीजें। अब आपके पास नेक्स्ट यहां पे लिखना 74.1,
74(1)(a) लिखना। ये 74 का पहला आर्टिकल, पहला अनुच्छेद या पहला क्लाउज हमने यहां पे लिखा। अब 1A का मतलब ये हुआ एक क। क्लियर है? तो बोला जाता है जब भी आपके पास कैपिटल ए या को आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होता है ये अनुच्छेद, ये जो कानून है उसे बाद में जोड़ा गया है या फिर ऐड किया गया है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक को अनुच्छेद नंबर 74 का को जो है वो बाद में जोड़ा गया। और इसमें है क्या बोला गया, मंत्री परिषद की सलाह को या मंत्री परिषद की एडवाइस को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रपति को यहाँ पे ना एक अधिकार दे दिया है या एक शक्ति दे दी है। राष्ट्रपति की जो पावर है उसको और मजबूत करा है। यहाँ पे तो कमजोर कर दी ना उसकी पावर क्या थी उसकी, पहले तो बोला ये हेड है यहाँ का, बाद में बोला पर हेड होते हुए भी वो किसकी सलाह से काम करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से वो काम करेगा। क्लियर है चीजें? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर से राष्ट्रपति की शक्ति को यहाँ पे ऊपर उठाया जा रहा है। बोला गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की एडवाइस को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनः विचार का मतलब होता है रिकंसीडर। बात क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति को लग रहा है ये जो मंत्रिपरिषद ने मेरे को एडवाइस दी है, ये मेरे को काम करने के लिए बताया है, भाई ये कुछ अटपटा सा है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो उस टाइम राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 74 के को के तहत 74A का को जो है उसमें आपके पास बोला जाता है उस पूरी सलाह को रिकंसीडर कर सकता है, उस पूरी एडवाइस को रिकंसीडर या पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्लियर चीजें? अब बोला गया जब ये पुनः विचार होके या इसके ऊपर जब वो प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्रिपरिषद अगर इसके ऊपर पुनः विचार करके वापस इस सलाह को या इस एडवाइस को राष्ट्रपति के पास लाते हैं तो बोला जाता है राष्ट्रपति को ये सलाह मानने ही पड़ती है। तो राष्ट्रपति को यह सलाह मानने ही पड़ती है। क्लियर चीजें? मानने ही पड़ती है। क्लियर चीजें? अब जी बात क्या हो रही है, देखो अब जी मंत्रिपरिषद के पास जो एडवाइस भेजी गई राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब रिकंसीडर के लिए भेजी गई, उन्होंने जल्दी से उसमें चेंजेस करी, नहीं भी करी, बस उसको पढ़ा वापस कर दिया, तो भैया उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाएगा, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भैया राष्ट्रपति ने चाहा कि भाई आप इस कानून को यहाँ से चेंज कर दो, तो भाई वो चेंज होना चाहिए तभी राष्ट्रपति इसको लास्ट में फाइनल अप्रूव करेगा, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ आई है नहीं? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूँ। मंत्रिपरिषद यहाँ थी, मंत्रिपरिषद ने क्या करा, एक एडवाइस दी, इनको एडवाइस दी कि आप इस बिल को पास कर दो, कोई पर्टिकुलरली बिल था, बोला इसको आप पास कर लो। क्लियर है? पर इनको राष्ट्रपति को लगा कि भाई ये बिल कहीं ना कहीं आगे चल के जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव जो अधिकार है, उनका वायलेशंस कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि आप एक बार इसको चेक कर लो। क्लियर है? अब जी जब बोल दिया तो किसके हिसाब से बोला, वो 74 का जो ए है उसके हिसाब से बोला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया था। अब जी ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार को मानना भी पड़ेगा किसको, मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद ने उस चीज़ को एक तरह से कबूल करा, है ना, कि ठीक है हम इस चीज़ को एक बार फिर से चेक करते हैं। अब इसको वो चेक करें या ना करें, मतलब इसको ये चेंज करें या ना करें, उस कानून को ये चेंज करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये विदाउट चेंज भी इस कानून को दोबारा राष्ट्रपति के पास ले आते हैं तो उसको ये फाइनल अप्रूव करना पड़ता है या फिर उसके ऊपर साइन करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट बन गया ना? तो आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब मैंने बोला कि ये वाला जो आपके पास टॉपिक है इसको बाद में ऐड किया गया है। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको कब ऐड किया गया होगा। तो 44th अमेंडमेंट या 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। तब जाके बोला गया इस तरह से राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई कि वो रिकंसीडर के लिए मंत्रिपरिषद के पास वो बिल, वो एडवाइस भेज सकता है।
क्लियर है चीजें। अब एक और देख लेना, यहां पे नंबर 2 लिख लेना। दूसरा क्लाउज क्या है, यहां पे बोला जाता है जो भी सलाह से संबंधित प्रश्न होंगे, जो भी सलाह से संबंधित प्रश्न होंगे उनको न्यायालय में जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता है। मतलब उनके ऊपर कोई भी एक तरह से न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब ये कि वो सलाह सही थी, ये सलाह कैसी थी, उसके ऊपर कभी भी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है, उसमें कभी भी किसी कोर्ट को बोलने का अधिकार नहीं है। क्लियर है चीजें? सही हो रही है बातें? तो ये आर्टिकल नंबर 74 था। बढ़िया तरीके से मंत्रिपरिषद की बात भी करता है, प्लस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को भी ये रिप्रेजेंट करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद का जो नेता है वो कौन है? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत? 74 अनुच्छेद के तहत। इसके अनुसार क्या बनता है? मंत्रिपरिषद किसकी सलाह से काम करेगा? भाई किसकी से? 74 के तहत। क्लियर है चीजें? आ जाओ जी, ये चीजें सही हो चुकी है ना। आ जाओ, आर्टिकल नंबर 74 कंप्लीट। आ जाओ आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अच्छा है ये भी, है ना। आर्टिकल नंबर 75 बहुत सही है। अनुच्छेद नंबर 75, अनुच्छेद नंबर 75 ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना। यहां पे मैं ना 3 से 4 आर्टिकल की बात करूंगा और वो आपको बढ़िया से रट जाने हैं। गारंटी की बात है, यहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? 75.1 जो था उसमें लिखा जाता है, इसमें 6 क्लाउज हैं, ये 6 कानून हैं, वो देखने हमें अलग अलग से। नंबर 1 बोला गया, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लिख लो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे भैया? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? करेंगे। प्लस अन्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति लिख लेना एक बार आप, फिर मैं समझाता हूं। मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे, सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। क्लियर है? देखो अन्य मंत्री कौन है ये बताओ जरा। अन्य मंत्री मतलब जो ABCD फलाना फलाना था ना, जिसमें हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे थे, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे थे, डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे। शॉर्ट में बोलूं तो ये आपके पास बन जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर मंत्रिपरिषद। तो सिंपल सी क्या कहानी बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद नंबर 75 के तहत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 75 क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित है। प्लस जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री रहेंगे, मतलब अन्य मंत्री, उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, पर किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। क्या ये टॉपिक मेरा समझ आया? क्या इतना सा पॉइंट आपको समझ आया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट था आर्टिकल नंबर 1.A। आर्टिकल नंबर 1.A इंपॉर्टेंट है। अब जी बोला गया यहां पे देखो, मंत्रिपरिषद की बात हो रही है फिर से, है ना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पे करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पे करेगा। अब जी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया क्या मंत्री कितने बन सकते हैं? मंत्री जो प्रधानमंत्री के अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो यही आपके पास डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 75.1A। क्लियर है? 75.1A ये क्या बोलता है? बोलता है प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री ऑब्लिक क्या लिख सकते हो आप? मंत्रिपरिषद ऑब्लिक मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का
के कुल सदस्यों संख्या का प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% ही हो सकता है या हो सकती है ना। मैं समझाता हूँ क्या है ये, आप एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि ये सिंपल सा आपको ये समझा रहा है, देखो थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे लिखा गया है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि देखो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद किसके मिला के बनता है, मंत्रिपरिषद में ही आपके पास प्रधानमंत्री आता है, ये इसका कहना है। प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री या मंत्रिपरिषद है, बोला गया वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही होगा। कितना होगा? 15% ही होगा। समझ आ रही कहानी? मतलब सिंपल सी कहानी ये समझाई इन्होंने कि जो मंत्री बनेंगे वो कितने बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो मंत्री बनेंगे टोटल, तो उन सबको मंत्रियों को क्या बोल जाएगा? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे वो कितने होंगे भाई? 15% होंगे। किसका 15% होगा? जो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 545। कितने मेंबर्स होते हैं? 545। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करी जाए तो वो कितनी होती है? 552। तो बोला गया जितने सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 का 15% कर लो, उतने ही मंत्री बन सकते हैं, ऐसा बोला गया है 75.A में। क्लियर है चीजें? हाँ, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये अगर मैं प्रतिशत हटा दूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 100। अगर मैं इसको इससे काटूं तो कितना आ जाएगा? 15 × 5 × 15, 5 दूनी 10, 0। क्लियर है? उसी तरह से मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो 5 × 20, 5 × 5, 0, 5 × 45। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो कुछ मेरे पास इस तरह से अप्रॉक्सीमेट 83 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये क्या 83? भाई ये है मंत्री। भारत में जो मंत्री बनेंगे वो आपके पास 83 से अधिक नहीं होंगे, ये कहता है 75.A। क्लियर है चीजें? 83 से कम हो सकते हैं पर 83 से अधिक नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो प्रधानमंत्री की बात करी जा रही है, ये आपके पास जोड़ा कब गया था? ये आर्टिकल कब जोड़ा गया था? इसमें लिखना 91st अमेंडमेंट या 51वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में हुआ। क्लियर है? 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि 2003 से पहले मंत्रिपरिषद की संख्या या मंत्रिपरिषद में जो टोटल मंत्री होते थे उनकी संख्या कभी 100 से ऊपर भी चली जाती, कभी 120 भी हो जाती, ऐसा भी था। ऐसा क्यों हुआ? बोला जाता है जब आपके पास राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद जितने भी आपके पास प्रधानमंत्री आए, जितनी भी सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बनी। राजीव गांधी के बाद जितनी भी सरकारें बनी थी वो जोड़ गांठ के बनी थी, किसी के पास बहुमत नहीं आ रहा था। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो गठबंधन की सरकार बनी तो अब राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मंत्री पद थे, मंत्री पद लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे थे और उनका उद्देश्य एक ही था, राजनीति। सिंपल सी कहानी देखो, गठबंधन का सरकार का मतलब ये होता ना, जैसे बीजेपी मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे कांग्रेस लिखूँ, यहाँ पे मैं ये अदर पार्टी लिखूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है ना। अब जी मान लो हमारे टोटल सीट्स मेंबर्स कितने? 545 है ना। अब मान लो बीजेपी ने 200 सीटें जीत ली है, उसके बाद जो आपके पास कांग्रेस है, कांग्रेस ने लगभग 190 सीटें जीत ली हैं, और जो आपके पास ये बच गया इसने लगभग 54 या आप रख सकते हो 55 कितना 55 सीटें जीत ली है इसने, है ना। इसने 55 सीटें जीत ली, तो आपके पास कितना बन चुका है? ये 545 बन गया ना लगभग, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर सरकार बनानी हो तो हमें क्या चाहिए होता है? कुल जो आपके पास सीटें हैं वो थी 545 सदस्य हैं। 545 का आधा कर लो और उसमें एक ऐड कर लो। मैं इसमें देखूं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो मतलब आप क्या रख सकते हो
कि लगभग 274 के आसपास सीटें चाहिए होती है एक पार्टी को अगर उसने सरकार बनानी है। क्या इसमें 274 के आसपास किसी के पास सीटें आई? नहीं आई भैया। तो क्या अब सरकार नहीं बनेगी? बनेगी। अब क्या होगा, कांग्रेस वाला अदर पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेगा। अगर ये इसके साथ हाथ मिला लेती है तो भाई गठबंधन की सरकार बन जाती है। राजीव गांधी के बाद लगभग जो आपके पास सरकारें बनी है वो गठबंधन की बनी है। अब ये गठबंधन हमारे कांग्रेस के साथ क्यों करेगा? कांग्रेस इसको एक तरह से लुभाएगी कि बोलेगी कुछ मंत्री मैं यहां से तुम्हारे यहां से बना दूंगा। क्लियर है? कांग्रेस बोलेगी कुछ मंत्री मैं तुम्हारे यहां से बना दूंगी। इसको क्या फर्क पड़ रहा था, ये कम से कम 20 मंत्री बना दे तो ये भी खुश ये भी खुश। तब ये पंगा पड़ रहा था भैया कि जो मंत्री परिषद की संख्या थी वो एक फिक्स्ड नहीं थी। पर जब 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया तो मंत्री परिषद की जो संख्या है या मंत्रियों की जो संख्या है वो 83 है। ये 83 इंक्लूडिंग 83 है ना, ये 83 इंक्लूडिंग किसको है? प्राइम मिनिस्टर को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान रखना। क्लियर है? अब आ जाओ 53.2 75.2 क्या था? अनुच्छेद नंबर 75.2 इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें ना, एक भी चीज़ मत छोड़ना। थोड़ी सी चीज़ें भाई एक बार पढ़ लो ना, जिंदगी में आपका रोग खत्म हो जाएगा पूरा ये। और देखना अगर कोई स्टूडेंट हायर स्टडी की प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, जैसे सिविल सर्विसेज की बात करूं, उनको आज नहीं तो कल मैं याद आऊँगा। क्लियर है? जब आप पेपर दोगे ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर दोगे ना, तब आपको मैं याद आऊँगा कि भैया सर ने जो यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई हैं है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आ जाओ 75.2 की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो आपके पास कानून है वो क्या है? बोला जाता है जो मंत्री होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यो पर अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको अभी समझाता हूं। करते हैं, देखो ये क्या है, इसका मतलब ये है ना, देखो जो मंत्री रहते हैं ना, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री को छोड़ दो आप एक टाइम के लिए, उनके अलावा जो भी मंत्री है यहाँ पे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर टिके हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोले कि नहीं आप इस मंत्री को इस पद से हटा दो, तो वो आराम से हटा देंगे राष्ट्रपति। उसमें वो जो आपके पास मंत्री है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है चीज़ें? अगर बोला गया राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देता है कि आप इस मंत्री को इस पद से हटा दो, तो वो हटा सकते हैं। और इसको चुना भी किसने था? मतलब अपॉइंट भी किसने किया था? राष्ट्रपति ने ही, पर किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री से। तो तभी बोला जाता है यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यय पर टिके हुए होते हैं। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट 75.3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। 75.3 में आपके पास क्या बोला गया है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी होता है। लोकसभा का उत्तरदायी होगा या होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का या लोकसभा की उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो कुछ भी अनहोनी घटना घट जाती है, तो उस अनहोनी घटना का जो आंसर है वो मंत्री परिषद को देना पड़ता है भाई। क्लियर है? मतलब कोई गलती हो जाती है उनसे और उसका बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान भुगतना पड़ता है लोगों को, तो बोला जाता है उसका आंसर मंत्री परिषद को भाई देना पड़ता है। प्लस यहाँ पे हमें क्या मतलब इसका एक और सेंस निकलती है। इसकी सेंस ये है, बोला गया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल टू मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के नेता कौन है भैया? हेड कौन है? वो आपने अभी बोला प्रधानमंत्री। बोला जाता है अगर
यहाँ पे प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे या प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे तो ये जो समस्त मंत्रिपरिषद है, ये जितना भी आपके पास मंत्रिपरिषद है, इन सबको भी इस्तीफा देना पड़ता है। ये आपके पास अर्थ है सामूहिक रूप से। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री। अब बोला जाता है अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ होगी तो क्या मतलब पद खाली हो गया। जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को भी अपनी सीट छोड़ने पड़ेगी, जिसी को बोल जाता है कि लोकसभा भंग हो चुकी है। क्लियर है चीजें? मतलब अगर मंत्रिपरिषद का नेता है, अगर मंत्रिपरिषद का नेता है तभी मंत्रिपरिषद का रोल है। अगर मंत्रिपरिषद का नेता रिजाइन दे देता है तो मंत्रिपरिषद का कोई भी काम नहीं है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो पर्टिकुलरली कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर है, मान लो कोई रेल मंत्रालय है ना, रेलवे मिनिस्टर हैं कोई, है ना, उनकी डेथ हो जाती है या रिजाइन दे देते हैं वो, तो उसके बाद क्या ये जो आपके पास पूरा मंत्रिपरिषद है ये क्या विफल हो जाएगा? क्या इनको रिजाइन देना पड़ेगा? नहीं भैया, ये शर्त किसके ऊपर होती है? प्रधानमंत्री के ऊपर। जो इसका नेता है, इस मंत्रिपरिषद का नेता है, अगर वो पद खाली हो जाए तब इनको रिजाइन देना पड़ता है। अगर यहाँ से कोई मंत्री खाली हो जाए या पद खाली हो जाए तो उस टाइम क्या होता है, एक जनरल इलेक्शंस करवा के इस पद को दोबारा भर लिया जाता है। क्लियर है चीजें? हाँ, पर ऐसा नहीं हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एक तरह से दोबारा फिर से आपके पास इस तरह से छोटा मोटा कोई प्रधानमंत्री चुन लिया, वैसा नहीं होगा। प्रॉपर प्रोसीजर से काम होता है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ और चीजें समझाता हूँ। देखो, अभी हमने बात करी मंत्रिपरिषद के बारे में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 75.3 आएगा वहां पे ऑप्शन, है ना, 75.ख घ, है ना, 3 लिख लेना बस, आप याद हो जाएगा वहां पे, ABC देख लेना। तो देखो अब जी इतनी चीजें सबकी क्लियर हो रही है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी गई, यहाँ पे आपके पास हेड रहते हैं प्रधानमंत्री अगर रिजाइन दे देते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है। क्लियर है? अगर यहाँ से कोई मंत्री रिजाइन देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइम एक जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इसको फिर से यहाँ पे चुन लिया जाएगा जो उनकी वैकेंसी खाली हुई होगी। क्लियर है चीजें? अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। क्लियर है? तो उसके बाद तो ये समस्त जो आपके पास मंत्रिपरिषद थी वो भी तो भाई खाली होगी, उसको भी यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद देश को कौन संभालेगा? उसके बाद जो देश को संभाला जाता है वो किसके द्वारा संभाला जाता है? बोला जाता है वो राष्ट्रपति के पास पूरा कामकाज आ जाता है। राष्ट्रपति के पास कामकाज आ जाता है। राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास अब 2 विकल्प रहते हैं। राष्ट्रपति 2 ऑप्शंस के साथ काम करता है। राष्ट्रपति को संविधान बोलता है कि यदि जो लोकसभा है, लोकसभा में से कोई ऐसा दल है जो अपना बहुमत एक तरह से शो कर सकता है तो वो आगे आए और अपनी सरकार बना दे। या तो ऐसा हो सकता है, या अगर ये वाला ऑप्शंस नहीं लगा तो यहाँ पे क्या होगा, री इलेक्शंस या फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे। क्लियर है चीज़ें? सही है चीज़ें? अब जी नेक्स्ट आ जाओ 75.4 74.4 योग्यताएं, सॉरी क्या बोलेंगे इसमें, शपथ है ना, शपथ लिख लेना। 74 में आपके पास क्या मिलेगा, 75.4 में क्या मिलेगा, शपथ या ओथ। ये किससे शपथ लेते हैं? ये सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री जितने भी हैं ये राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, किससे शपथ लेते हैं ये, राष्ट्रपति से। नंबर 5 पे आ जाओ 75.5 बोला गया मंत्री, जो मंत्री है या प्रधान, यहाँ पे लिखना, आप सीधा लिखना, प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बन सकते हैं, किसी भी सदन से हो सकते हैं, किसी भी सदन से हो सकते हैं। सदन कितने, 2 ही है ना, सदन से हो सकते हैं, पर बोला जाता है उन्हें वोट करने का अधिकार केवल अपने सदन से ही है,
अपने सदन से ही है। इसका मतलब ये हुआ, देखो बोला जाता है ना प्रधानमंत्री कैसे बनता है, पहले तो आप ये सुन लो प्रधानमंत्री कैसे बनता है। प्रधानमंत्री ये बोलता है अनुच्छेद नंबर 5 बोला लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, ऐसा बोल जाता है। क्लियर है। प्रधानमंत्री के बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता भी लिख लेना यहाँ पे, योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, प्लस उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वो आपके पास क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। अब बोला गया ये तो ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने बोला कि भैया या तो वो लोकसभा से बन सकता है या तो वो राज्यसभा से बन सकता है। क्लियर है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, जो आपके नाम था मनमोहन सिंह की बात करूं, मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। कहां से, वो राज्यसभा के एमपी थे और वहां से उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा से मनमोहन सिंह को छोड़ दो, आप कौन थे, नरेंद्र दास मोदी की बात करूं तो ये आपके पास जो थे वो कहां से हैं, वो लोकसभा से हैं। तो यहाँ पे बोला गया अगर ये जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को हर किसी सदन में बैठने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है। ये लोकसभा में भी अपनी राय रख सकते हैं, राज्यसभा में भी ये बोल सकते हैं, पर केवल वोट जो है वो अपने ही किसी एक सदन में कर सकते हैं। वोट केवल एक ही सदन में कर सकते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है चीज़ें। हाँ, इस पूरे टॉपिक को लास्ट में एक बार फिर से फाइनल आउट करते हैं। अभी के लिए आप इसको ख़त्म करो। 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। 5वां क्या था, 5 में क्या बोला गया, वही है ना। ये जो सारी कहानी देखी कि जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन से हो सकते हैं, पर उनको वोट डालने का अधिकार जिस सदन से वो हैं उसी से उनको अधिकार है। नंबर 6 देखना, ये अंतिम है। इसमें बोल जाता है जो वेतन भत्ते हैं, वेतन मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन तय करेगा, वो संसद निश्चित करेगी कि उसको कितना वेतन मिलना है, कितनी इनको ये मिलनी चीज़ें। क्लियर है। अब जी ये पूरा टॉपिक आपके पास था प्रधानमंत्री से संबंधित। अब थोड़ा सा आप प्रधानमंत्री को गौर से यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया, पढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जानते हो, देखो जी, प्रधानमंत्री सबसे पहले तो जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए कौन से इलेक्शंस होते हैं। प्रधानमंत्री भैया लोकसभा के इलेक्शंस के द्वारा बनता है। सही है। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब आपके पास कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 545। तो मतलब 545 मेंबर्स के लिए आपके पास फाइट होगी, जिसके पास n/2+1 इतना वोट मिल जाएगा, मतलब लगभग 274 के आसपास वोट मिल जाएंगे, वो पार्टी विजयी हो जाएगी। क्लियर है। अब मान लो बीजेपी के पास 274 सीटें आ जाती हैं, मान लो। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 274 बंदे हैं ये कौन है, ये जीते हैं, ये जीते हुए व्यक्ति है। अगर मैं इन जीते हुए व्यक्तियों की बात करूं तो इनको अधिकार है इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लीडर चुनने का। क्लियर है। तो ये क्या करेंगे, 274 जो हैं ये अपने लिए एक लीडर चुनते हैं, भाई ये लीडर जो है ना ये आम जनता से भी चुन सकते हैं। कहाँ से, आम जनता में से भी किसी रेपुटेटेड पर्सन को चुन सकते हैं, पर शर्त ये 274 ही चुनेंगे। अब मान लो उन्होंने एक लीडर चुना, वो अपने में से ही चुन दिया उन्होंने, लोकसभा से में से ही जो जीता हुआ दल है वहाँ से ही चुन लिया। अधिकतर समय में तो ऐसा ही होता है, यहाँ से ही आपके पास लीडर चुना जाता है। उस लीडर का नाम किसके पास दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास। क्लियर है। अभी तक वो लीडर है ना, जब राष्ट्रपति इस लीडर को रियलिटी में है ना एक तरह से साइन मार के फिक्स कर देता है, हाँ भाई ठीक है, तो उसके बाद इसको हम क्या रीड आउट करते हैं, प्रधानमंत्री। क्लियर है, बात पता चल गई ना कि कैसे प्रधानमंत्री बनता है। ये 274 जो जीता हुआ दल होगा वो एक लीडर चुनेंगे, वो लीडर चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे आम जनता से हो। अगर लोकसभा राज्यसभा से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ये जनरल है। ऐसे जनरल तो आपके पास लोकसभा से आते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो दामोदर दास मोदी हैं वो भैया लोकसभा से चुन के आए हैं, राज्यसभा से भी चुन के आए हैं। जैसे आपके पास मनमोहन जो सिंह हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ा। क्लियर है। अब मान लो ये दोनों कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, वो किसी आम जनता में से, मान लो मेरे को वो प्रधानमंत्री चुन रही है 274, तो मेरे लिए क्या कंडीशन है, मेरे लिए क्या कंडीशंस होती है, बोला जाता है मैं बेशक
इन्होंने मेरे को प्रधानमंत्री चुना, पर मेरे ऊपर एक कंडीशन रहती है, मुझे 6 महीने के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। मतलब सिंपल सा ये हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है भैया, मुझे या तो लोकसभा से फाइट करके मुझे सदस्य बनना होगा, एमपी बनना होगा, एमपी बनना जरूरी है, 6 महीने का टाइम देते हैं ऐसे केस के लिए, या तो राज्यसभा से जीत के मुझे एमपी बनना होगा। मतलब इलेक्शंस तो मेरे को लड़ना ही पड़ेगा, पर टाइम कितना दे दिया गया है, 6 माह का। क्लियर है? ये सारा टॉपिक आपके पास कहाँ बिलोंग करता है, आर्टिकल नंबर 75 में ही बिलोंग करता है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी समस्या होगी आपको इस टॉपिक के ऊपर तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा, आपको बढ़िया से सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। क्लियर है? तो ये आपके पास आर्टिकल नंबर 75 है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। क्लियर है? अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 77 डिस्कस करेंगे हम, मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। 77 आर्टिकल नंबर 77, कल नंबर 77। देखो, हमने कल एक टॉपिक देखा था, परसों एक टॉपिक देखा था आपने, लगभग वो 32 लेक्चर्स होगा, है ना, 32nd लेक्चर होगा। उसमें आपने देखा था राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां, जिसमें आपने बोला था वो राजदूतों को चुन सकता है, सुना था ना ऐसा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी लिखा था कि भैया जो भी राष्ट्रपति, जो भी समझौते या विदेशी समझौते या विदेश से संबंधित कोई संधि होगी तो वो किसके नाम पे की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी। मतलब सिंपल सा मतलब ये था, देश में जो भी काम होगा, लिख लो, देश में जो भी काम होगा, देश में जो भी कार्यों या कामकाज होगा, जो भी कामकाज होगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 77 ये बोलता है। क्लियर है? पहले हम पढ़ चुके थे पर अनुच्छेद नहीं पता था। अनुच्छेद नंबर 17 बोलता है देश में जो भी कामकाज या फिर कोई समझौता या फिर कोई संधि होनी होगी वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। अनुच्छेद नंबर 77 हमें समझाता है। लास्ट आर्टिकल नंबर 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप लिख लो, बोला गया मंत्रिपरिषद को अपने पूरे काम की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी। मंत्रिपरिषद को अपने पूरे काम की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी। राष्ट्रपति को देनी होगी। क्लियर है? देखो जी, ये आपका जो अब टॉपिक है पूरा खत्म है। जल्दी से सब कुछ बढ़िया से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। देखो, आर्टिकल नंबर 78 पीछे से स्टार्ट करेंगे ना। आर्टिकल नंबर 78 क्या बोलता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं, क्वेश्चन लिख लेना। ये बोला जाता है राष्ट्रपति पूरे काम की जानकारी मांग सकता है मंत्रिपरिषद से, कौन से अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। भाई उल्टा पूछ दिया क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास ये बोलता है मंत्रिपरिषद अपने पूरे काम की जानकारी किसको देगी? राष्ट्रपति को। वो उसका हक है। अगर वो नहीं देती है तो वो एक तरह से, है ना, गलत है। अगर वो नहीं देती है तो राष्ट्रपति खुद भी मांग सकता है। राष्ट्रपति पूरे काम की जानकारी मंत्रिपरिषद से मांग सकती है अनुच्छेद नंबर 78 के तहत। 77 को जल्दी से पढ़ो। 77 में क्या बोला गया था? 77 में ये बोला गया कि जो भी देश में काम किए जाएंगे वो सारे के सारे, या देश में जितनी भी कार्रवाई करी जाएगी वो सारी की सारी राष्ट्रपति के नाम पे होगी। क्लियर है चीज़ें? ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 76 हमने पढ़ा नहीं, 75 हमने पढ़ा। इसमें 6 आपके पास क्लाउज थे। नंबर 1, प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितनी फिक्स कर दी है? 15%। किसका? जो टोटल सीट्स रहती है 545 का, लगभग भी कितनी बनती है? 83। उसके बाद नंबर 3 पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? बोला जो
मंत्रिपरिषद मंत्री हैं, मंत्री जो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही बैठे हैं। ये 1A था, ये 2 है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यय पर बैठे होते हैं। नंबर 3 में क्या था, वो सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किससे संबंध रखता है, ये उत्तरदायी है, लोकसभा का उत्तरदायी है। नंबर 4 पे क्या था, शपथ, मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करेगी। नंबर 5 पे क्या था, नंबर 5 पे था वही कि वो लोकसभा से भी हो सकता है प्रधानमंत्री और राज्यसभा से भी हो सकता है। नंबर 6 पे क्या था, उसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के, वो आपके पास कौन कर रहा था, संसद। और 74 तो आप सबको पता चल ही चुका है। इसमें क्या था, अनुच्छेद नंबर 74 ये सिंपल सा समझाता था कि राष्ट्रपति की सहायता या राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का नेता कौन होगा, वो आपके पास होगा प्रधानमंत्री। क्लियर है। इसमें आपके पास ये भी आपके पास आर्टिकल नंबर 74 का 1.A था, जिसकी 44th अमेंडमेंट 1978 में उसको जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा गया था, इसमें लिखा गया था कि जो एडवाइस होगी उसको रिकंसिडर कर लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बार बढ़िया से पढ़ना, कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और चाहते हो कि नहीं हमें पूरा पॉलिटी का सेशंस कंप्लीट करना है, हिस्ट्री बढ़िया से पढ़नी है, जियोग्राफी बढ़िया से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़नी है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक वीडियो लिंक होगा, उसको जरूर देखिएगा, फिर आप हमारे से जुड़ सकते हो, या तो फिर आप 9459802085 पे कॉल कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो इस चीज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।